I'm back with the last topic, that is strategies for sustainable development. Because in the previous one I talked about sustainable development, how can we achieve and what are the strategies. वैसे तो दोनों बातें सेम ही हैं more or less, लेकिन strategies थोड़ा और elaborated form में दिया हुआ है. तो नंबर वन वही पहले वाली ज्यादातर बातें, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज. नॉन कन्वेंशनल, यू रिमेंबर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी. इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि कन्वेंशनल जो पुराना तरीका चलता आ रहा है, कोल पेट्रोलियम सारा. नॉन कन्वेंशनल इज सोलर एनर्जी, टाइडल, विंड, एटॉमिक, इन सब पे स्विच कर देना चाहिए. सो इंडिया एज यू नो इज ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन थर्मल. थर्मल यू मीन कोल से जो बनती है, एंड हाइड्रो पावर इज वाटर plants to meet its power needs. Both of these have adverse environmental impacts. Thermal power plant emit large quantity of carbon dioxide. उनके नुकसान बोलेंगे तभी तो बताएंगे भाई इस पे स्विच करें. तो पहले आप उनके डिमेरिट्स लिख दीजिए. Carbon dioxide, which is a greenhouse gas, it also produces fly ash. उससे जो ash है वो भी हवा में उड़ रहा है if not used properly. It can cause pollution of water bodies. उसके ऊपर जाकर बिक जाएगा तो पानी खराब हो जाएगा, लैंड के ऊपर जाएगा तो उसको खराब करेगा, and the other components of the environment. Okay, then comes the hydroelectric projects जो है, that engulfs forest. अब जब आपको डैम बनाना होगा तो फॉरेस्ट सारे काटने पड़ते हैं, उस एरिया के लोगों को आपको माइग्रेट कराना पड़ता है. इंटरफेयर करता है नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को. पानी अगर वो कहीं से फ्लो रहा है उसे होल्ड करते हैं तो नेचर के अगेंस्ट उसे रोकने की कोशिश करते हैं. ठीक है जी, इन कैचमेंट एरिया एंड द रिवर बेसिन. सो इससे उनको इफेक्ट हो रहा है. विंड पावर एंड सोलर रेज. अब आप सोल्यूशन दे रहे हो, पहले प्रॉब्लम्स बता दी. Wind power, solar rays are good examples of conventional but cleaner and greener energy sources, but are not yet being explored on a large scale due to lack of technological devices. हमारे पास इतने सारे डिवाइस नहीं, रिसर्च वर्क नहीं हुआ, किसकी वजह से ये भी पेंडिंग है. दूसरे आ जाइए एलपीजी, गोबर गैस रूरल एरियाज में. उसको कैसे करें? Household in rural areas generally use wood, dung cakes, other biomass as fuel. वो यही सब चीजें जलाकर खाना बनाते हैं. This practice has several adverse implications, जैसे deforestation, पेड़ काटेंगे तो खाना बनेगा, reduction in green cover, wastage of cattle dung in air pollution. So to rectify the situation क्या करें? उनको subsidized LPG दे देनी चाहिए, जो कि अब गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना के थ्रू दी है. मिलियंस लोगों को जो है वो गैस सिलेंडर और बर्नर्स मिले ताकि वो अपनी भी हेल्थ ना खराब करें और एटमॉस्फेयर की हेल्थ भी खराब ना करें. इसलिए सब्सिडाइज्ड रेट पर यानी बहुत कम प्राइसेस पर उन्हें एलपीजी सिलेंडर दे दिए गए जो कि क्लीनर फ्यूल है खाना बनाने के लिए. In addition, gobar gas plants are being provided through easy loans and subsidies. As far as liquefied petroleum gas means LPG is concerned, it is a clean fuel. आप उसके solution जो दे रहे हो उनको justify करना है अपने साथ साथ कि भाई ये क्यों, क्योंकि ये clean है, it reduces household pollution to a large extent और energy waste भी minimize हो गया. For the gobar gas plant to function, cattle dung is fed into the plant. dung से ही बनता है लेकिन प्लांट में डाला गया, उसकी गैस is produced which is used as a fuel, while the slurry which is left over जो बच गया burnt, उसे organic fertilizers की तरह यूज किया जाता है. So that's a nice way of giving energy या खाना बनाने के लिए fuel to the poor people. गोबर गैस प्लांट. तीसरा CNG. CNG हम सब जानते हैं. So compressed natural gas, ये हमने दिल्ली में बहुत बार देखा है कि वहाँ पर CNG स्टेशंस हैं. अब दिल्ली के जितने जो हैं पब्लिक व्हीकल्स हैं, they are transferred on CNG, so that's a cleaner fuel. So in Delhi, the use of compressed natural gas as fuel in public transport system has significantly lowered air pollution, and the air have become cleaner in the past few years. Wind power, wind energy, सारे नए आप नॉन कन्वेंशनल को खोल कर आप हेडिंग्स बना कर समझाते जाएं. In areas where speed of wind is usually high, windmills can provide electricity without any adverse impact on the environment.
विंड टरबाइंस देखे होंगे आपने कभी, विंड टरबाइन देखे, वो विंड बहुत बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं ओपन एरियाज में, और फिर वो जब हवा तेज चलती है तो वो घूमते हैं और टरबाइंस जो है वो they move with the wind and electricity is generated. No doubt the initial cost is very high, but the benefits are such that the high cost get easily absorbed. Fifth, solar plant through photovoltaic photovoltaic cells. Yes, voltaic cells. India is naturally endowed with a large quantity of solar energy. हम पता है हम ट्रॉपिकल रीजन के हिसाब से ऐसी जगह पर हैं जहाँ हमें सोलर एनर्जी बहुत अच्छे से सनलाइट मिलती है. We use it in different ways. हम उसको कैसे यूज करते हैं, कपड़े सुखाने के लिए, ग्रेन्स के लिए और अदर एग्रीकल्चरल आइटम्स प्रोडक्ट्स के लिए, as well as for daily use. We also use sunlight to warm ourselves in winter. सर्दियों में बाहर बैठकर हम अपने आप को हीट भी देते हैं बॉडी को. Plants use solar energy for photosynthesis. वो अपना खाना बनाते हैं. Now with the help of photovoltaic cells, solar energy can be converted into electricity. These cells use special kind of material to capture solar energy and then convert the energy into electricity. This technology is extremely useful for remote areas and for those places जहाँ कहाँ अच्छा है, जहाँ power supply जो है sun की supply through grids is very high and the power lines is either not possible to prove or है it is very costly. This technique is also totally free from pollution. In recent years, India is taking efforts to increase the power generation through solar. India अब बहुत हद तक इस पर काम कर रहा है और India is also leading an international body called International Solar Alliance. हमने बनाया, हम उसे लीड कर रहे हैं और हम इस पे बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं. Mini hydel plants. A mountainous region, streams can be found almost everywhere. A large percentage of such streams are perennial. तो आपने देखे होंगे waterfalls, बहुत बार streams देखे हैं. छोटे छोटे आप कहीं हिल्स में घूमने जाएं तो बड़े रास्ते में छोटे छोटे वाटरफॉल्स दिखते रहते हैं. तो वहां पर, और वो परमानेंटली बहते हैं वहां पानी हर टाइम. इट्स नॉट ओनली द रेनी सीजन व्हेन दे फ्लो, इट्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम दे हैव वाटर. सो वहां पर अगर मिनी हाइडल प्लांट लगा दिया जाए जिसमें बहुत सारा कॉस्ट नहीं लगेगा और वाटर फ्लोइंग वाटर के साथ जो स्ट्रीम्स हैं वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं. So mini hydel plants use the energy of such streams to move small turbines. छोटे turbines लगाए. Dams में तो बहुत बड़े-बड़े turbines लगते हैं. वहाँ पर पानी का flow बहुत heavy चाहिए होता है, लेकिन ये जो छोटे-छोटे streams हैं यहाँ छोटा plant लग सकता है. The turbines generate electricity which can be used locally. उस एरिया में बिजली दे दी. Such power plants are more or less environment friendly as they do not change the land use pattern in areas where they are located. They generate enough power to meet local demand के लिए काफी हो जाती है. This means that they can also do away with the need for large scale transmission towers. बहुत बड़े-बड़े towers, cables नहीं चाहिए. So cost effective भी हो गया. And then comes the seventh point is traditional knowledge and practices. अब पूछे कि कितने करने हैं? So आपको बच्चे पढ़ने सारे ही हैं, learn सारे करने हैं. लकी होगी अगर आपसे बोले डिस्कस एनी 3 strategies, 5 strategies, 6 strategies, so you may use any. बट बहुत बार स्ट्रैटेजी नाम से आ जाती है. बायोपेस्ट बताइए, मिनी हाइडल प्लांट बताइए, तो अब आप फिर क्या हो जाएंगे, फिर स्टक हो जाएंगे अगर आप चूज करके लर्न करेंगे. तो जितने दिए हैं क्योंकि बुक में हैं आपको लर्न करने हैं. ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस. Traditional Indian people have been close to their environment. They have been more a component of the environment and not its controller. If we look back at agriculture system, healthcare system, housing, transport, we find that all practices have been environment friendly. थोड़ा पीछे जाइए, अपने grandparents से पूछिए, वो अगर उन्होंने कहीं जाना होता है ना टेम्पल तक भी या कुछ ब्रेड लेने भी, वो they prefer to go by foot. पैदल चलना उन्हें पसंद है क्योंकि वो पहले ऐसे ही थे. भाई इतने तक जाना है, क्यों निकालना है स्कूटर या गाड़ी. तो उनके जो मेथड्स थे कुकिंग के, बैठने के, इवन आई हैव सीन इन माय ओन हाउस आल्सो कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो नहीं प्रेफर करते कि हर टाइम एसी चल रहा हो और हम एसी में ही बैठे हों. दे प्रेफर टू सिट इन ओपन, नॉर्मल पंखे के नीचे भी, पेड़ के नीचे बैठकर भी एक अच्छी ताजी हवा को एंजॉय करते हैं. तो हमें वो जो ट्रेडिशनल, ऐसे ही मेडिसिन के केस में जैसे हमारे खाने में भी
they do not prefer to eat frozen food which we want. So it means जो वो traditional practices थी, those were good and environment friendly. So we may have to switch at least few, if not. ACs are, we understand it is important. Now it has become the necessity, not a luxury. But we can restrict the timings, not always sitting under that. एक तो अपनी health भी खराब कर रहे हैं, अपनी भी और environment की. So let's move further. Only recently have we drifted away from traditional system. अभी हुआ है ये सब सारा, and caused large scale damage to the environment and also to the rural heritage. For example, India is well known for Ayush treatment. You remember Ayush? Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy. So वो पुराना treatment था, 15,000 species of plants which have medicinal properties. अभी घर में अगर पेट दर्द हो रहा है तो मम्मा कहती हैं अजवाइन खा लीजिए. अभी अगर सिर दर्द है तो अदरक तुलसी की चाय पी लीजिए. What does this mean? That हम वो पुराने methods में जो traditional हमारे घर में ही spices के form में या herbs के form में available होते हैं, we do not prefer to take allopathy. Okay, so which means we are environment friendly और हम environment में रहते थे, पहले ये सब होता था. However, with the advent of Western system of treatment, we ignore our traditional system of Ayurveda and Unani. These old systems are environment friendly, relatively free from side effects, and do not involve large scale industries and chemical processing. बात समझ गए? चलिए, second last is biocomposting. क्या होती है? The use of chemical fertilizers to increase the agricultural production. मतलब agricultural production यानी एक छोटे से खेत से ज्यादा सब्जी लेनी हो तो डालो chemicals. एक छोटी सी घिया को रात को इंजेक्शन लगाओ बन जाती है बड़ी. So this is what is chemicals which are injected or thrown on the agricultural produce to make it effective. ज़्यादा production के लिए has not only adversely affected the large areas of production land की भी quality खराब हो जाती है, but contaminating the water bodies. वो कैसे? वही पानी fertilizer से seep होकर साथ-साथ वो water table में मिल जाता है और पानी भी poisonous हो जाता है. Due to use of chemical fertilizers, demand for irrigation has been going up year after year. अब जब इतना fertilizer डल जाता है तो production double हो जाती है तो profit भी double हो जाते हैं. इसीलिए हर किसान ज़्यादा से ज़्यादा fertilizer डालकर production बढ़ाने में लगा है. With the use of rise of demand for organic food, farmers have again started using compost. पुराना method compost made from organic waste of different type. Food waste से, organic waste से, पत्ते और ये झाड़ियाँ इन सब से जो organic waste बना, उससे जो manure बना, उसको use करना farmers ने शुरू कर दिया. In certain parts of the country, cattle are maintained only because they produce dung. उनके dung के लिए ही उन्हें रखा जाता है क्योंकि that is very rich, fertile उसके लिए fertility और soil की conditioning के लिए वो बहुत अच्छा है. Last point is control of biopest. I think it's the last. Yes, control of biopest. With the advent of green revolution, the entire country entered into a frenzy to use more and more chemical pesticides for higher production. Soon the adverse impacts began to show. Food products were contaminated, soil, water bodies, groundwater level water were polluted with pesticides. Even ki milk, meat and fishes were found to be contaminated. क्या खाएंगे हम? सब कुछ तो contaminated है. तभी हमारी health भी ऐसी है. To meet this challenge, efforts are on to bring in better methods of pest control. यानी pest attack से pesticide डालने की बजाय traditional ways, पुराने तरीके होते थे नीम को जलाकर कीड़ों को भगाना, राख को, जो गोबर की राख है, ash है, उसको spread करना. These were the old methods. I have seen my gardener using the same method in my kitchen garden. So, to meet this challenge, efforts are to be made to become use better method for pest control. One such step is used of pesticides based on plant product, जैसे कि neem tree is one of those. हम mosquito repellents लगाते हैं और neem is a very good source. मानते हैं लोग, पुराने करते थे, नीम की पत्तियां तोड़कर अगर डोर्स पे लगा दी जाएं तो मच्छर आते नहीं. लेमन ग्रास is another product जिसे घर में अगर हम लगाएं तो मच्छर नहीं आते.
mosquitoes और ये सब insects जो हैं, it is free from that. So such kind of techniques to be used rather than the chemicals. In addition, awareness is spreading about various animals and birds which help in controlling pests. तुम्हें मैंने बताया एक बार कि पुराने खेतों में काम कैसे करते थे पेस्ट के लिए. देखो क्या करते थे, प्लांट्स लगा दिए, सेपलिंग्स हो गए, सीड्स लगाए, छोटे छोटे पौधे आ गए. अब इन पर अटैक होना ही है पेस्ट का, तो पेस्ट ने तो आना ही है भाई, पत्ता नरम है उसको खाना है. तो जैसे ही पेस्ट आया, क्योंकि प्लांट बहुत छोटा है उस पर पेस्ट है, तो चूहे छोड़ दिए जाते थे, रैट्स, उन्हें खेतों में छोड़ दिया जाता था. और वो क्या करते थे, क्योंकि उनके साइज का ही है, दे यूज्ड टू पिक अप, दे यूज्ड टू ईट दोस, वो तो उनका फूड है. तभी तो बोलते हैं ये नेचर जो है ये एक साइकिल है, फूड साइकिल है ना, फूड चेन, तो वो उसको खाते थे. अब उन्हें ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ सकते, वो तो हार्मफुल है, वो सारा प्लांट्स भी खराब कर सकते हैं, तो दे आर वेरी नॉटी. तो उनके पीछे पीछे स्नेक्स छोड़ दिए जाते थे. अब स्नेक्स से चूहा डरता है, इसलिए they will run away, but snakes will be there in the farm. अब snakes can also damage the crop if they stay there for long. तो peacocks used to be there, you know that? कभी देखा है farms में, कभी जाकर देखे खेतों में, तो peacocks मिलेंगे. क्यों मिलेंगे? क्योंकि peacocks are the snake pickers. और उनसे डरकर वो भाग जाते. This used to be the system. और हम उस सिस्टम से चले और आज कहाँ आ गए, और वापस we are going back to that system now. So that's they are saying कि animals और birds को use किया जाता था, ये मतलब है इनका. For example, snakes are one of the prime group of animals which prey upon rats, mice and various other pests. So mixed cropping and growing different crops in consecutive years on the same land have also helped farmers. So this was all the strategies. How can we achieve or reach to sustainable development? I think going back to the previous time is only the solution, most of them, and finding out the new ways which are renewable in nature or non-conventional methods. I think वो ही सारे हमने detail में लिखे हैं. So paper में क्यों की एक और बात बता दूं, intuition भी होती है, हमारा experience भी कहता है current government is very active on sustainable development. So I can see that in the coming board exam, sustainable development और उसकी strategies paper में होंगी ही होंगी. So you better learn. Bye-bye. So this was all about this chapter. Chapter is over. So you can practice all the back exercise questions of NCERT to get a better, what do you say, learning or result. Okay? Bye-bye. Take care.